नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली पांडे के पास। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। चुनाव के वक्त में बहुत तेजी से बदलती हैं वफाएं, ईमान टूटते हैं, तो रोचक होता जा रहा है 28 उपचुनाव वाली सीटों पर मुकाबला। और इस समय सुर्खियों में है उपचुनाव वाली विधानसभा सीट सुर्खी। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और कांग्रेस में जिस अंदाज में एंट्री ली है पारुल साहू ने, तो उनकी सदस्यता के साथ ही ये तय माना जा रहा है कि सुर्खी सीट से वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। हालांकि पार्टी ने इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन पारुल साहू ने सदस्यता लेने के साथ जो मीडिया में बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जनता की आवाज़ पर मैदान में उतरी हैं, भय और अहंकार के खिलाफ। हालांकि बीजेपी इसे झटका नहीं मान रही और ये कह रही है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों का संकट है, इसलिए नेता आयातित किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी चुनावी खबर जो ग्वालियर चंबल से आ रही है। कमलनाथ का रोड शो ग्वालियर में शुरू हो चुका है, जिसमें भारी भीड़ जुट रही है और ये कांग्रेस के लिए हौसला देने वाली खबर हो सकती है। लेकिन लौटेंगे सुर्खी विधानसभा सीट पर ही, जहां पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लंबे समय से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। अब पारुल साहू के मैदान में उतर जाने के बाद कितना रोचक होगा यहाँ पर मुकाबला, कितनी बड़ी टक्कर होगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। में जब कोई नेता बनता है तो वो जनता के दम पे बनता है, और सबसे बड़ा निर्णय अगर कोई करता है तो वो केवल जनता करती है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इस कारण से मैं अपने घर वापसी कर रही हूँ। सुर्खी विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस की सदस्यता लेते ही ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी घर वापसी जनता की आवाज पर हुई। सुर्खी विधानसभा सीट पर वो जनता की आवाज बुलंद करेंगी। वैसे पारुल साहू कांग्रेस में जा सकती हैं, इसका अंदेशा काफी समय से था। जिस समय से गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, उसी दिन से लगातार पारुल साहू अपने रुख से ये बताती रही थी कि गोविंद सिंह राजपूत का प्रचार वो नहीं करेगी। तब से सुर्खी विधानसभा सीट पर यह हलचल थी कि पारुल कांग्रेस के साथ जा सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि ये पारुल साहू की घर वापसी है। उन्होंने कहा कि पारुल ने प्रदेश के हालात देखकर ये फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है? आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। हालांकि बीजेपी इस दलबदल को झटके की तरह नहीं ले रही। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस मसले पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा है, लिहाजा आयातित नेता उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। देखो, कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है वो। 2013 में पारुल साहू ने 141 वोटों से गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव में हराया था। फिर 2018 में उनका टिकट काट दिया गया। अब 2013 की कहानी सुर्खी में फिर दोहराई जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि दोनों उम्मीदवार अपना पाला बदल कर खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करना चाहूंगी। एक तरफ ग्वालियर में कमलनाथ का रोड शो और दूसरी तरफ सुर्खी में बीजेपी को झटका पारुल साहू का। क्या सुर्खी अब 28 सीटों में उन सीटों में गिनी जाएगी जहां पर मुकाबला टक्कर का हो सकता है? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए, एक तरफ तो कमलनाथ ग्वालियर में रोड शो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सागर से जिस तरह की खबर निकल कर आई, इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी चौतरफा
रणनीति बनाने का काम कर रही है। ग्वालियर चंबल पर फोकस इसलिए है क्योंकि 16 सीटें वहीं से निकल कर आती हैं और ये वही 16 सीटें हैं जो ये तय करेंगी कि बीजेपी सत्ता में रहेगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन उसके अलावा दूसरी सीटें भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक कहा जा रहा था कि सुर्खी विधानसभा सीट पर गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन अब पारुल साहू ने इतिहास दोहराने की तैयारी कर ली है। 2013 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पारुल साहू उम्मीदवार बनी थी तो कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत उम्मीदवार बने थे, लेकिन पारुल साहू ने मामूली वोटों के अंतर से ही सही लेकिन बीजेपी को वहां से जीत दिलाई थी। लेकिन अब 2013 के पलट 2020 के उपचुनाव में दोनों चेहरे एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि बीजेपी की तरफ से अब गोविंद सिंह राजपूत उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस के टिकट पर पारुल साहू मैदान में नजर आएंगी। कुल मिलाकर अब बेहद दिलचस्प मुकाबला सुर्खी विधानसभा सीट पर भी होने वाला है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जब पारुल साहू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंची तो वो सुर्खी और सागर जिले के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको साथ लेकर पहुंची, साहू समाज के लोगों को साथ लेकर पहुंची और इसके अलावा मुस्लिम समाज के नेताओं को लेकर भी पहुंची। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत देने की कोशिश की है कि सागर जिले में तमाम जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं पारुल साहू को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब सुर्खी विधानसभा सीट पर जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा और जो गोविंद सिंह राजपूत की अभी तक कहा जा रहा था जीत आसान सी नजर आ रही थी, अब वो कठिन होती हुई भी नजर आ रही है। अनुराग, हालांकि ये खबरें भी आई थी उसके पहले कि उन्होंने यहाँ पर मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात की, यानी आखिरी दौर में उन्हें संभालने की भी कोशिश हुई थी, क्योंकि पारुल साहू ने ये अचानक फैसला लिया हो ऐसा नहीं है। सियासी सुर्खियों में उनकी नाराजगी बनी हुई थी, ट्वीट के जरिए वो इशारा कर रही थी कि अगर संभाल नहीं हुई तो वो पार्टी छोड़ देंगी। बिल्कुल शेफाली, देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार पारुल साहू न सिर्फ बीजेपी के नेताओं बल्कि कांग्रेस के नेताओं के साथ भी संपर्क में थी। भूपेंद्र सिंह से उनकी कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन खबर इस बात को भी लेकर है कि कमलनाथ से भी फ़ोन पर उनकी कई दौर की चर्चा हुई थी। और उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत को जिस तरीके से बीजेपी ने सुर्खी और सागर में प्रोजेक्ट करने का काम किया है, उसी के बाद से पारुल साहू की नाराजगी तेजी के साथ बढ़ी है और पारुल साहू की नाराजगी को दूर करने में बीजेपी के नेता असफल साबित हुए हैं। कल हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात हुई थी और आज भी कल रात को जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि पारुल साहू आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकती हैं, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारुल साहू कमलनाथ से मुलाकात कर चुकी थी और इस बात का भरोसा कमलनाथ ने पारुल साहू को दिया है कि सुर्खी विधानसभा सीट पर वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। तो कांग्रेस पार्टी अब पारुल साहू की कांग्रेस में वापसी का हवाला देते हुए उनको सुर्खी विधानसभा सीट पर उतारने की तैयारी में जुटी है और बीजेपी अब इस डैमेज को किस तरीके से कंट्रोल कर पाती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल अनुराग, मैं रुक करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी का। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। पहला सवाल आपसे यही कि आपने परायों को इस तरह अपनाया कि अपने पराये हो रहे हैं। सतीश सिकरवार ग्वालियर से बड़ा नाम और उसके बाद सुर्खी से पारुल साहू, कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, वैचारिक संगठन है और उसका अपना एक कार्यप्रणाली है, उसके उद्देश्य हैं। यदि उनको नहीं पहचान पा रहा है आदमी और वो अगर चला जाता है तो हमें हमारी सेहत पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए कोई जाए। पार्टी की रीति नीति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। पार्टी का जो कार्यप्रणाली है और जो अनुशासन है वो अपनी जगह कायम रहेगा। जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है, ये सबको मालूम था कि कांग्रेस के ये कई सारे नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके पहले ये सरकार गिर चुकी थी, तो वो चुनाव में कौन लड़ेगा ये भी स्पष्ट था। लेकिन उसके बाद में यदि कोई धैर्य नहीं रखता है और जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस के पास उम्मीदवार है नहीं, इसीलिए कांग्रेस भी उनको इस तरह के प्रलोभन देके और उनको बुलाती है अपने पास, क्योंकि उनको तो खाली नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल वॉकओवर देना पड़ेगा। तो वॉकओवर से स्थिति बचने के लिए उन्होंने इस तरह के पासे फेंके और जो लोग इनके जाल में फंस रहे हैं, एक बार जाल और फेंक रहे मछेरे तो वो जाल में फंस रहे हैं।
उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो परिणाम बताएगा कि सरकार चाहते हैं, जनता यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि वो सरकार जिसने 15 साल लोगों के कल्याण का काम किया, वो फिर से आने के बाद फिर लोगों के कल्याण में लग गई, विकास में लग गई, सुशासन में लग गई, कुशल प्रशासन देने में लग गई। तो जनता के मन में जो जनता की नब्ज़ पर जिसका हाथ होगा वो पहचान जाएगा कि भ्रष्टाचारी 15 महीने की ऐसी सरकार जिसने लोगों की कसौटी पे तो खरी उतरी ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान जिसने गढ़े हों, ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए चुनाव के परिणाम भी स्लेट पर लिखे हुए हैं, हमें किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पवित्र जन कल्याण का उद्देश्य है, हम उस पर काम करते रहेंगे। बिल्कुल मालू जी, इसका जवाब भी लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं तकनीकी वजहों से, लेकिन उम्मीदवारों का कितना टोटा है इस पर भी हम जवाब लेंगे। फिलहाल सवाल ये है कि पारुल साहू ने जिस तरह से एंट्री ली कांग्रेस में और जो पहला बयान उन्होंने दिया वो ये दिया कि जनता की आवाज़ पर वो चुनाव मैदान में उतरी हैं भय और अहंकार के खिलाफ। भय और अहंकार इन्वर्टेड कॉमास में गोविंद सिंह राजपूत के लिए था, और एक तरह से फ्रेमिंग करते हुए गोविंद सिंह राजपूत की उन्होंने एंट्री ली है। इसका मुकाबला कैसे होगा? देखिए, कोई जनमत संग्रह नहीं कराया उन्होंने, न कोई जनता के नब्ज को तुमको टटोल कर, और कोई उनके पास थर्मामीटर, बैरोमीटर, कोई ऐसा माहौल तो बना रही हैं मालू जी, माहौल तो बना रही हैं वो बयान से। ये तो जिसको जाना है, मैं नहीं, माहौल खुद के बनाने से, अपने घर में कुछ भी आप गुब्बारे फोड़ लो, शिगुफे छोड़ लो, कुछ भी मोमबत्तियाँ जला लो, उससे कोई प्रकाश होने वाला नहीं है। वो जानते हैं, जनता जानती है कि जहाँ पर वो गई हैं वो अंधेरा ही अंधेरा है, और कैसी हालत होगी। पहले तो महिलाएं सती होती थी, जौहर करती थी, और अब आत्महत्या कर रही हैं। मुझे तो देख के ताज्जुब हो रहा है। जी, गोविंद सिंह राजपूत की जो चुनावी तैयारी है उस पर आते हैं। मालू जी, मैं इंतज़ार कर रही हूं कि भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ जाएं तो हम फिर उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं तकनीकी कारणों से। वो वहां पर चुनाव में वो अयोध्या को भी ले आए, रामशिला यात्राएं निकाली जा रही हैं। सुर्खी विधानसभा सीट जो बुंदेलखंड में आती है, बिजली, सड़क, पानी, बहुत से मुद्दे हैं वहां पर। आपको लगता है कि एक आम जनता से जुड़े मुद्दे छोड़कर रामशिला यात्राएं निकालना क्या कनेक्ट कर पाएंगे वो वोटर से? देखिए, चुनाव में सभी तरह की बातों को कहा जाता है और सभी तरह के विषय आते हैं, लेकिन मीडिया कुछ विषयों को पकड़ता है, बाकी को छोड़ देता है। विकास का तो उन्होंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट रखा है जनता के बीच में। सरकार ने अपनी उपलब्धियां रखी हैं, उन्होंने क्या काम किया अपने क्षेत्र में वो रखे हैं। तो केवल हम केवल एक बात कि रामशिला पूजन किया, राम यात्रा निकाली, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति है, उसको कितनी जल्दी उन्होंने आत्मसात किया है, और वो हर चीज़ को उसी को छू रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम और एजेंडे में शामिल है। तो इसलिए केवल विकास तो प्रमुख एजेंडा है हमारा, सुशासन और विकास, उससे तो परे कोई जा ही नहीं सकता। और जो मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो और उनके नेतृत्व वाले सारे जो मंत्री हैं वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमने और मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि 15 साल में हमने बुंदेलखंड में कहाँ क्या क्या किया, कांग्रेस के ज़माने में क्या स्थिति थी और हमने कहाँ लाकर उसको आगे, और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। विकास कभी पूरा नहीं होता, उसका अनंत यात्रा है। एक काम होगा, दूसरा तीसरा, जनसंख्या बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती है, संसाधन बढ़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी में हमको ढलना पड़ता है। पहले लट्टू था, अब ट्यूबलाइट। गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। हम काफी वक्त से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे जब तकनीकी तौर पर हम जुड़ नहीं पाए थे, चर्चा यहाँ तक पहुंची थी कि बीजेपी ये कह रही है कि चलिए कम से कम कांग्रेस को उम्मीदवार तो मिल गया पारुल साहू के जाने से, क्योंकि वहां तो चेहरों का भी संकट है। तो हर जगह उम्मीदवार मिल गया है। इनके पास तो पहले से उधार के रखे हुए झोले में घूम रहे थे चोरी के लोगों को, तो इन्हें तो पहले मिल गए थे, तो इन्हें मालूम था इनके। लेकिन हम तो ये जो है 24 कैरेट गोल्ड लिए घूम रहे हैं, और ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इनने बड़ा बुंदेलखंड का विकास किया,
बुंदेलखंड में इन्होंने जो है बुंदेलखंड पैकेज को चुराया। उसमें बकरियां देनी थी गरीब लोगों को, दूध देने के लिए जो है बकरे देने थे पालने के लिए, ये वो तक खा गए हैं ये। इनसे पूछे इन्होंने जो विकास किया है, फ्री की बिजली दी थी केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की ये बिजली खा गए ये जो चोरी के इनके जो रिकॉर्ड हैं ये तो असीमित हैं। इन्होंने विश्व को जो है आकाश पाताल धरती कुछ भी नहीं छोड़ा, हवा नहीं छोड़ी, पानी नहीं छोड़ा, रेत नहीं छोड़ी, नदियां नहीं छोड़ी, इनने क्या छोड़ा है लूट करने में, और पूरे बुंदेलखंड को ये खगोल कर खा गए हैं। तो आज जो है बुंदेलखंड अंगड़ाई ले रहा है और बुंदेलखंड इनको घर वापस भेजेगा। भूपेन गुप्ता जी, सवाल यहाँ उम्मीदवारी का हो रहा है और गोविंद सिंह राजपूत ने भी आज यही बयान दिया कि 22 सीटों पर कांग्रेस जिस मुद्दे पर लड़ रही है कि आपने बाहर से आए हुए को दूल्हा बनाया, वही स्थिति आप सुर्खी में भी कर रहे हैं। ये बाहर से आया हुआ प्रत्याशी नहीं है। घर की लड़की अगर घर में लौट रही है तो इसका कौन सा बाहर से आया है। आज उनके पिताजी जो है कांग्रेस में है, उनके जो है चाचा कांग्रेस में है, उनके पिताजी हमारे एमएलए रहे हैं कांग्रेस के। तो ये तो घर की बेटी घर आई है, तो अगर त्योहार पे बिटिया अगर घर आती है तो क्या भाग वो हो जाता है कि हमने उसको आयात किया है। और जो लोग हमारी पार्टी में जुड़े हैं, क्या वो गद्दारी से जुड़े हैं? क्या हमने उनका अपहरण किया है? क्या हम उनको जो है स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में बिठा के बेंगलोर ले गए हैं? क्या हमने रिसोर्ट में उनको गुंडों से सुरक्षा दी है? कि हमने क्या किया है बताइए। जो लोग हमारी पार्टी में आए हैं वो जो है क्या पैसे लेकर आए हैं? क्या उन्हें मंत्री पद दिया गया है फ्री में? क्या उनको जो है 11 बजे दोपहर में पार्टी ज्वाइन करा के जो है 1 बजे बैलेंस शीट देखी क्या आपने उनकी? क्या किया हमारी किसने किसको दिए? ये तो गद्दारों को बताना है। ये गद्दारों में और जो है पार्टी में दूसरी पार्टी में प्रवेश करने में यही अंतर है। ये तो डाका डाल रहे थे, ये तो लोगों को जो है हाँ खा के वहां पर ले जा रहे थे, वहाँ सारे काम कर रहे थे। क्या इन्होंने जो है हमने किया? मालू जी जवाब दे रहे हैं, मालू जी जवाब दे रहे हैं। मालू जी छोड़िए, जवाब है क्या? जमीन मत छोड़िए, मेरा जवाब तो मैं चल रहा था। तुम्हारे पास देखिए गद्दारों, ये इनके पास कोई आए तो गद्दार नहीं है, वफादार है, और हमारे पास कोई आए तो गद्दार है। वाह, ये गद्दार आपके लेने और देने के बाद अलग अलग, यही तो कांग्रेस का चरित्र है जो सामने आया है। अरे भाई, आप करे तो पुण्य और हम करे तो पाप। आपके पास उम्मीदवार नहीं है, स्वीकार कर लो। बसपा, भाजपा, सपा, सबसे आइए, हमारे यहाँ उम्मीदवार नहीं है, आप लड़िए हमारे यहाँ। आप तो टेंडर निकालो उम्मीदवारों के लिए। श्रीमान जी, आपके पास कोई छूने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। आज ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की, और आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। 15 महीने में कोई एक आधारशिला रखी? आपको यदि मालूम था तो 15 महीने में आपने कोई एक आधारशिला रखी? केवल एक आधारशिला आपने रखी भ्रष्टाचार की, वो पूरे प्रदेश में जरूर बन पाया। बाकी आपने चलिए लौट कर सुर्खी पर आते हैं। मेरा सवाल भूपेन गुप्ता जी से है, क्योंकि भूपेन गुप्ता जी देर से जुड़े थे। तो भूपेन गुप्ता जी, जिस तरह से पारुल साहू आई यहाँ पर 2013 में बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और जीत का अंतर 141 वोट का ही था। ये दूसरा चुनाव है उनका, पहला चुनाव उन्होंने 2013 में लड़ा था। तो क्या आधार उनका उम्मीदवारी का केवल ये है कि वो गोविंद सिंह राजपूत की विरोधी रही हैं, क्योंकि जब बीजेपी में थी वो तब भी विरोध कर रही थी? क्या इसी आधार पर, क्योंकि अभी पार्टी ने अधिकृत घोषणा नहीं की, लेकिन जो तेवर हैं पारुल साहू के, उससे ये लग ही रहा है कि सुर्खी में कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू ही होंगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या गोविंद सिंह राजपूत का विरोध ही उनकी उम्मीदवारी का आधार है? ये अभी तो केवल उनकी उम्मीदवारी की संभावना के आधार पे आप इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं, और जो है ये अर्ध विक्षिप्त हो रहे हैं हमारे मालू जी। अब वास्तव में जब उनकी जो है उम्मीदवारी घोषित होगी तब इनकी हालत क्या होगी? इन्हें दवाई देना पड़ेगी हमें मालू साहब को। हम थोड़ी हो रहे हैं, हम तो खुश हैं मालू जी। सुन तो लो यार, आप तो बस एकदम नाराज होने लगते हो। धैर्य नहीं वो चला जाए, हम तो पहले ही बोले। आप आए नहीं थे। 5 साल से पारुल साहू वहाँ पर लगातार काम कर रही है, दिया भाई, और इसके बावजूद उन्होंने उसकी टिकट काटी, इन्होंने इसके बावजूद उसको जो है खड्डे में डाला, इसके बावजूद इन्होंने जो है वहाँ पर जो है समझौते किए, और उसका विरोध कोई भी करेगा, हर सजग व्यक्ति करेगा। वो लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और यहाँ तो सब मरे हुए लोग हैं इस पार्टी में। जब तक जो है नागपुर से सिग्नल नहीं मिलता, ये कामा फुल स्टॉप तक नहीं बोल सकते।
तभी तो आ रहे हैं आपकी पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग। मालू हमारे जी पास। एक सवाल और जो गोविंद सिंह राजपूत, मालू जी सुर्खी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे, मालू जी माल लगा रहे हो, मालू जी मेरा सवाल आपसे है, गोविंद सिंह राजपूत जिस तरह से चुनावी तैयारी कर रहे हैं और वहां पर सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, लोधी वोटर के बीच, ब्राह्मण वोटर के बीच, ठाकुर वोटर के बीच, और जिस तरह से वहां भोजन कराया जा रहा है, उसको लेकर पारुल साहू ने पिछले दिनों ये बयान दिया था जब वो बीजेपी में ही थी कि मैं पूड़ी सब्जी की राजनीति नहीं करती और मैं किसानों को तैयार करती हूं कि वो खुद पूरी सब्जी खा सकें। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं और जो वो जमीनी तैयार कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, उसी को टारगेट कर रही हैं पारुल साहू। 5,000 रुपया और जो है भोजन, इसके आधार ये सीधा जा रहा है वहाँ पर बुंदेलखंडी में, इसको सीधा कहते हैं। तो ये सीधा पहुंचा मालू जी आपसे था मेरा सवाल। क्या वो मेरा जवाब मालू जी मेरी तरफ से, वो बनने वाले बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मालू जी मेरा सवाल आपसे ये था कि गोविंद सिंह राजपूत जिस तरह से सुर्खी विधानसभा सीट पे लगातार सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग जातियों के वोटर को टारगेट करते हुए, कभी लोधी वोटर के साथ, कभी ब्राह्मण वोटर के साथ, कभी ठाकुर वोटर के साथ जो सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें जो उनको भोजन भी कराते हैं, उस पर पारुल साहू ने बीजेपी में रहते हुए ये आरोप लगाया था कि मैं पूड़ी भाजी की राजनीति नहीं करती, मैं किसानों को तैयार करती हूँ ताकि वो खुद अपने आप पूड़ी भाजी खा सकें, इस हैसियत में आ सकें। एक तरीके से वो जब बीजेपी में थी उस वक्त से ही गोविंद सिंह राजपूत के हर स्टेप को टारगेट कर रही हैं। बिल्कुल, यदि वो उनको हर स्टेप को टारगेट कर रही है तो वो तो उनको तो अंध विरोध करना है तो करेंगी। वो पहले भी इसी बात के लिए कर रही थी, उनको धैर्य नहीं है ना, इसलिए उन्होंने यहाँ भी पहले बोला और अब आगे चली। उनकी बात से कोई जनता कोई न तो भ्रमित होने वाली है, न जनता उससे उद्वेलित हो रही है, न जनता में उसके प्रति कोई राजी नाराजी, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं है। उनको तो एक एक्सीडेंटली मौका उस समय मिला, भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला। वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रही है, तो अभी भ्रम दूर हो जाएगा चुनाव में। पारुल साहू को मौका मिला भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, और यदि वो समझ रही हैं और उसके बाद वो अपने आप को इतना बड़ा नेता सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, तो जनता जान रही है। और यदि वो सम्मेलन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, जनता के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का समावेश कर रहे हैं। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे, केवल एक अल्पसंख्यक को पकड़ लिया, एक दलित को पकड़ लिया, एक आदिवासी को पकड़ लिया, उसके बाद में बाकी सब घर पे। तो ये राजनीति कांग्रेस ने जो की है उससे उनको मिला है सबक कि नहीं, अभी सबके बीच में जाना चाहिए। और ये वर्ग संघर्ष जो कांग्रेस ने किया, जाति संघर्ष किया, उसमें हमने समन्वय की राजनीति करना चाहिए। तो वो समन्वय की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और सामाजिक समरसता की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और देखिए, जब कोई जाएगा और अच्छा है, मेहमान कोई आएगा और भोजन करा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। और उस पर पारुल साहू को तो आपत्ति इस बात पर कि उनको खुद को महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, और ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं टिक सकता। अच्छा है कि वो जल्दी चली गई। मेरा सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी से, क्योंकि देर से वो जुड़े थे और समय भी हमारे पास कम है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब क्रेडिट की होड़ मचेगी दोनों तरफ से, लेकिन मैं सुर्खी विधानसभा सीट में 2017 में एक जौरा परियोजना मंजूर हुई थी किसानों के लिए, वो मंजूर करवाई थी पारुल साहू ने ही, लेकिन आपकी सरकार में उसका बजट मंजूर नहीं हो पाया और अब शिवराज सरकार उसको मंजूरी देने जा रही है और क्रेडिट ले जाएंगे गोविंद सिंह राजपूत। जवाब दीजिए इसका। गुप्ता जी, विकास के पुरोधा। गुप्ता जी मेरा सवाल आप सुन पाए? ये बहुत ही जबरदस्त है और नहीं ये सुनेंगे वो। गुप्ता जी मेरा सवाल आप सुन पाए? ये ऐसी बातें थोड़ी सुनते हैं ये लोग। गुप्ता जी मैं सवाल दोहरा रही हूँ आपसे, काम की बात सुन पा रहे हैं आप? तकलीफ है। अगर हम समाज के वर्गों को ये है समझते हैं, नीचे समझते हैं, तो इन्हें कितनी तकलीफ होती, इनके पेट में मरोड़े उठ रही हैं। हाँ, हम सारे वर्गों को, हम वंचितों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। हम वोट बैंक नहीं समझते, गांधी गाते थे कि वोट बैंक नहीं समझते आपकी तरह। हम वोट खरीदने वाले लोग नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, हम लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले लोग हैं।
और जो है इस तरह हम लोगों की उपेक्षा करने वाले लोग नहीं, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। उठे हुए लोगों के साथ खड़े होकर जो है उनकी जेब में हम हाथ देश को डालकर बेचने वाले ऐसे लोग लोगों नहीं की हैं। राजनीति को हम परास्त करते चले आ रहे हैं। हम जनता के दिलों पर राज करने वाले लोग हैं गुप्ता जी। ये हमें बताएंगे कि किसके साथ ये जाना है, चुनाव किसके बता साथ देगा। जाना है। ये आप लोग राजनीति कहाँ भारतीय खड़े जनता हैं? पार्टी करती है। और मैं ये आपसे भगवान कह रहा के हूं, भरोसे बिल्ली के पारुल वाग से साहू छीका जो है टूट गया उस था, अब क्षेत्र की कभी बेटी छीका है। हाथ आने वाला और नहीं ये है। मुकाबला कांटे का होगा। और ये जो कह रहे हैं ना बड़ी महत्वाकांक्षी थी, आप जिनको खरीद कर लेगा वो सारे के सारे इनके घर में ही कांटा महत्वाकांक्षी लग गया है। तो आपको शर्म नहीं आई कि आपकी पार्टी वो में कांटा ऐसा महत्वाकांक्षी चुभेगा लोगों की गोविंद जगह नहीं राजपूत है। का कि वो तो कांग्रेस आज कभी से डिप्टी चीफ कसमसाते मिनिस्टर हुए बनने की कभी बातें भी कर नाम रही नहीं तो ये है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि 28 सीटों पर मुकाबला कितना टक्कर का रहने वाला है। सुर्खी विधानसभा सीट में हालांकि इंतजार है कि कांग्रेस कब अधिकृत तौर पर घोषणा करती है पारुल साहू की उम्मीदवारी की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज एंट्री ली है उसके बाद ये तय है कि सुर्खी विधानसभा सीट अब चुनाव नतीजे आने तक सुर्खियों में रहेगी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।